और अब खबरें विस्तार से। खीर भवानी मंदिर में पूजा करने के लिए जम्मू से श्रद्धालु तुलमुला पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु भावना से अभिभूत दिखे। वो भजन गाकर, नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने सरकार के जरिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। श्रद्धालु 28 मई को खीर भवानी मेले में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जावेद भट्ट, हमारे रिपोर्टर। जावेद, कितना उत्साह है, कितनी तैयारियां हैं और किस तरह से इन तैयारियों को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह की तैयारी और कितना उत्साह है उनमें? जी वैसे मैं आपको बता दूं कि हम अभी जो यहाँ पे गांधरबल के तुलमुला इलाके में है, जहाँ पे ये माता रागनिया देवी का मंदिर है जिसे लोग माता खीर भवानी के नाम से जानते हैं। और अभी तक यहाँ पे जो अकीदतमंद है वो पहुंचे नहीं है, जो सुबह जम्मू से रवाना हुए थे अभी तक पहुंचे नहीं है यहाँ पे। और तवक्का है कि 1-1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और बाकी इंतजाम की जो बात करेंगे हम, यहाँ पे इंतजाम बहुत माकूल रखे गए हैं। यहाँ पे जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे उन्होंने इंतजाम तकरीबन मुकम्मल किए और जो बाकी रह गए वो कल करेंगे, क्योंकि जो मेला है वो परसों मुनक्कद हो रहा है, तो कल शाम तक पूरे जो इंतजाम है मुकम्मल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल है उन्होंने खुद निगरानी की है इंतजाम की। यहाँ पे अगर देखा जाए तो महकमे है, कुछ जल शक्ति महकमा है, म्यूनसिपल काउंसिल है या महकमा सेहत है, उन्होंने यहाँ पे इंतजाम रखे हैं। जो यहाँ पे जो अकीदतमंद आ रहे हैं उनकी फैसिलिटीज़ है उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंट्स वगैरह इरेक्ट किए गए। ये टेंट्स एकोमोडेशन का एक हिस्सा है। और बाकी जो यहाँ पे जो ट्रस्ट है, यहाँ पे खीर भवानी का ट्रस्ट है, उसकी जो बिल्डिंग्स है यहाँ पे उसमें भी उनको एकोमोडेट किया जाएगा। जी वसल। जावेद, एक सवाल यहां पर अहम ये है कि ये जो इंतजामात हैं इसमें कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, उनकी संख्या क्या होगी और वो यहां कितना समय बिताएंगे, तो उनकी संख्या और जितनी देर का उनका स्टे होगा उसको लेकर तैयारियां किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सुबह जो रवाना हुई थी गाड़ियाँ, तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ियाँ रवाना हुई थी जम्मू से, तो वहाँ पे तकरीबन 4000 अकीदतमंद है उन गाड़ियों में आ रहे हैं यहाँ पे। और बाकी जो लोग हैं वो बाकी अकीदतमंद है वो अपनी निजी गाड़ियों में आ रहे हैं। लेकिन कल से यहाँ पे आना शुरू करेंगे जो बाकी जहाँ अतराफ व अकनाफ है हमारे मुल्क के, वहाँ से आएंगे। जो यहाँ कश्मीरी पंडित्स है जो यहाँ से उन्होंने जो यहाँ से हिजरत की थी 90 की रिहाई में, वो बाकी स्टेट्स में अभी रिहाइश पजीर है, वहाँ से आएंगे। और तवक्का है कि तादाद बहुत ज़्यादा होगी और तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंतजाम भी माकूल किए गए हैं। जी वसील जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इसका जवाब जानना चाहूँगा कि इस बार इतनी बड़ी संख्या में, जैसा आपने बताया कि 4000 या उससे ज़ायद इतनी बड़ी संख्या में जम्मू से जो श्रद्धालु हैं वो कश्मीर आ रहे हैं, गांधरबल आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तब्दीली है? क्या इसे ये न समझा जाए कि अब जो भावना थी सुरक्षा को लेकर या खतरों को लेकर वो कहीं ना कहीं दूर हट चुकी है और ये कश्मीर जो है एक बदला बदला सा कश्मीर है जिसमें अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक बदलाव है। अगर हम बदलाव की बात करें तो हाल ही में यहाँ पे G20 समिट जो मुनक्कद हुआ था वो बहुत ऐसे तरीके से मुनक्कद हुआ था और उससे एक मैसेज भी चला गया था कि जो यहाँ की सिक्योरिटी हालात है बिल्कुल ठीक है। और अब जो यहाँ पे वारिद जो श्रद्धालु वारिद होंगे तो उनके आने से भी जो संख्या होगी बहुत ज़्यादा होगी, उससे भी एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आ सकते हैं। जी बस। एक और चीज जानना चाहता हूं आपसे कि क्या पिछले साल ऐसा हुआ था या उसके पहले साल ऐसा हुआ था, इतनी बड़ी संख्या में आए थे श्रद्धालु? जी बिल्कुल, यहाँ पे हर साल जो एनुअल मेला लगता है यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं। लेकिन पिछले साल की अगर हम बात करें तो एक सिलसिला चला था पिछले साल, वो माइनॉरिटी किलिंग्स का सिलसिला जिसमें खौफ पैदा हुआ था, तो उसकी वजह से पिछले साल अगर देखे संख्या कम थी, लेकिन उतनी भी कम नहीं थी, श्रद्धालु आए थे यहाँ पे। लेकिन इस साल जो है, इस साल तवक्का है कि बहुत सारे श्रद्धालु बहुत सारी तादाद में आएंगे यहाँ पे। जी जी वैसे। जावेद,
जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं तो जाहिर है कि तुलमुला में या उसके आसपास के इलाकों में और पूरे उस रास्ते में जहां से होकर ये पहुंचते हैं, उसमें जो मकामी जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो हैं, उनका किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है और क्या उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका होता है? क्या उनका भी इससे पार्टिसिपेशन होता है? किस तरह से वो इससे जुड़ पाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन होता है। जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं, जो माइनॉरिटी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वो इस अगर कहा जाए तो इस मेले का इंतजार करते रहते हैं साल भर। क्योंकि पहले जो अगर 90 की दहाई में हम बात करें तो इकट्ठे रहते थे यहाँ पे, कम्युनल हारमोनी रहा करता था यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मंदिर की बात करें, जो तुलमुला में ये मंदिर है, ये सिर्फ मेले तक ही नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पे कम्युनल हारमोनी की एक मिसाल भी बनती है ये। और यहाँ के जो लोग हैं खुले दिल से इनका इस्तेकबाल करते हैं, अपने मकानों को खुला रखते हैं। हो सकता है कि अकोमोडेट करना पड़े किसी को, वहां पे उनको सहूलियात फराहम करते हैं। जी वैसे और क्या इसमें कुछ तिजारत के नुक्ता नजर से भी देखें तो क्या उनको कुछ फायदा पहुंचता है? जी, यहाँ पे जो अब तुलमुला की बात करेंगे, यहाँ पे जो तिजारत होती है, इन एक दिन 2 दिन यहाँ पे ये कयाम होता है इनका, क्योंकि कल शाम तक वारिद हो जाएंगे सारे और परसों मेला है यहाँ पे, तो तिजारत में भी इजाफा होता है। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, जो यहाँ पे पूजा की सामग्री है वो भी यहाँ के कश्मीरी मुसलमान ही फरोख्त करते हैं। बस यही चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। दरअसल मेरा आपसे सवाल करने का मकसद यही है कि आप हर वो चीज बताएं जिसके बारे में लोग कम वाकिफ हैं, कि कितना जरूरी है ये पार्टिसिपेशन, कितना जरूरी है ये हम आहंगी, ये कम्युनल हार्मनी। और एक तरफ तो वो श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, गांदरबल आ रहे हैं, तुलमुला पहुंच रहे हैं, लेकिन उनसे जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरह का बेनिफिट मिल रहा है और कम्युनल हार्मनी को कैसे ये बहुत मजबूत कर रहा है? जावेद जी, कम्युनल हार्मनी को मजबूत करता ही है ये, लेकिन जो बेनिफिट्स है, अगर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देखें, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी यहाँ पे जो आमदनी है लोगों की बढ़ जाती है इस दौरान। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक भाईचारा जो यहाँ की रवादारी थी, पहले से यहाँ पे एक ट्रेडिशन था भाईचारे का, वो बिल्कुल मुकम्मल रहता है। और ये एक मैसेज जाता है कि यहाँ पे अभी भी भाईचारा बरकरार है। जो यहाँ की मुकामी आबादी है या जो ये कश्मीरी पंडित है जिनका ये होम टाउन था, उसके बाद उनको हिजरत करनी पड़ी, फिर वापस आते हैं यहाँ पे, और एक मौका भी मिलता है उनको इनसे मिलने का। तो यहाँ पे वालिहाना इस्तेकबाल होता है इनका। जी वासिफ जी, चले, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बहुत सारे सवालात आपसे सिर्फ इसलिए किए कि ताकि जो दर्शक इस तमाम के अलग अलग पहलुओं से वाकिफ नहीं है वो भी इसे जाने और ये समझें कि ये जो विश्वास इन कश्मीरी पंडितों में, ये श्रद्धालुओं में जो आया है, ये विश्वास कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनके दिल में वो जो खौफ था अब नहीं रहा, या खौफ बहुत कम हो गया है, और जो कम्युनल हार्मनी है वो जो है बेहतर हुई है पहले से, और साथ ही साथ ये कि ये एक बदलते कश्मीर की तस्वीर है। तो इसके साथ हम अब दूसरी खबर का रुख करेंगे। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहां माता खीरवानी मेले के लिए जो श्रद्धालुओं का जाना जो है उनका सिलसिला शुरू है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में ओलावृष्टि से फलों के बागों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि यानी झालाबारी से बाग पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, साल भर की मेहनत खत्म हो गई है। अधिकारियों ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर सरोज कफील। सरोज, कितनी बड़ी ये तबाही है, कितना नुकसान है, किसानों को कितना बड़ा ये सेटबैक है, और अब उनके सामने चारा क्या है, रास्ता क्या नजर आ रहा है उन्हें? किसान, जैसा आप अभी कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आपने साउथ कश्मीर की बात कर ली, आपने नॉर्थ कश्मीर की बात कर ली। आपको बता दूं कि इस वक्त फ्रूट का सीज़न है, स्पेशली चेरी का सीज़न है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, जितनी भी बेरीज से। और आपने देखा होगा कल भी ऑल ऑफ अ सडन हेल स्टॉर्म यहाँ पे आया, श्रीनगर में भी हेल स्टॉर्म आया था, और इस वक्त हम डल पे ही खड़े हैं अपने वीडियो को कहूंगा बैन करने के लिए। आपको बता दूं कि जब नुकसान की बात हो रही है तो नुकसान काफी ज्यादा है विशाल। इसकी खास वजह यह है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त फल का मौसम है, फ्रूट का मौसम है। जो फ्रूट ग्रोवर्स है पिछले कई सालों से वो इंतजार कर रहे थे कि इस बार की जो फसल है वो टाइम पे होगी थी, लेकिन उसका जो अनड्यू हेल स्टॉर्म आया है, जो ओले पड़े, उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुए।
जी। और क्योंकि इस वक्त हम डल पे खड़े हैं विशाल, को थोड़ा सा आपको यहाँ की डिटेल बता दें। आपने कल देखा होगा, डिटेल बता दें, आपने कल देखा होगा कल शाम करीब इसी वक्त हेल स्टॉर्म आया था। जी। हालांकि जो एसडीआरएफ वाले हैं और जो रिवर पुलिस है यहाँ पे, उन्होंने कई सारे जो यहाँ पे टूरिस्ट थे उनको कल रेस्क्यू किया था, क्योंकि वो लोग शिकारे में पानी के बीच में फंसे हुए थे। इस वक्त भी आप देख पा रहे होंगे कि जो एसडीआरएफ की टीम है और जो यहाँ रिवर पुलिस है वो इस वक्त पूरे डल में गश्त लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई टूरिस्ट बोट में न फंसा उसको रेस्क्यू करने के लिए। अभी बस कुछ ही वक्त पहले कुछ टूरिस्ट जो थे, करीबन 10 से 12 टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पे डल के बीच में एक गोल्डन लेक आता है जो डल का ही हिस्सा है, वो लोग वहां पे फंसे थे और वहीं पे एसडीआरएफ पहुंचा और जो रिवर पुलिस है उन्होंने उनको रेस्क्यू किया और वहां से उनको बाहर लेके आ गए। बारिशें काफी ज्यादा है। आपको बता दूं कि जो सोनम लोटस है, जो डायरेक्टर है मेट डिपार्टमेंट के, जब हमारी उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि मौसम 30 तारीख तक ऐसा ही रहेगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से। लेकिन जैसा कि मैं आपके सवाल पे वापस आ जाऊं, आप पूछ रहे थे कि इस वक्त किसानों का कितना नुकसान है। जाहिर सी बात है विशाल, किसानों का काफी ज्यादा नुकसान है। उनकी फसल इस वक्त तैयार थी, फ्रूट्स जो थे वो तैयार थे। जी विशाल। जी, तो अब ऐसे में चूंकि उनके फसल तैयार थे, फ्रूट्स तैयार थे, उन्हें नुकसान हो रहा है, तो आखिर उनकी भरपाई कैसे होगी? मेरा सवाल ये है कि जो इंतजामिया है, क्या वो किस तरह से इसका तखमीना लगाता भी है या नहीं लगाता है तो किस हद तक किसानों को जो है मिल पाता है, कुछ उनकी भरपाई हो पाती है? देखिए विशाल, अगर हम भरपाई की बात करते हैं, अगर ये नेचुरल डिजास्टर में आता है तो नेचुरल डिजास्टर में कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ किसान हैं जिनकी अपनी जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई होती है उसके तहत इनको एक बेयर मिनिमम अमाउंट मिलता है। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे जो इनको बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उसका खास रीजन ये होता है कि इसको एक डिजास्टर माना जाता है, नेशनल डिजास्टर, और उस नेशनल डिजास्टर के अंदर एज सच इनको कोई कवर पॉलिसी नहीं मिलती है। और बाकी आपको बता दूं कि अगर हम बताएं गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी सिचुएशन में कैसे इंतजाम होते हैं, तो काफी सारे कोल्ड स्टोरेज आपने देखा होगा जो अभी तैयार किए थे, जहां पर कभी कभी अगर ऐसा मौसम आ जाए तो जो अनटाइमली फ्रूट को उतारना पड़ता है, तो उन कोल्ड स्टोरेजेस में उनको प्रिजर्व किया जाता है। साउथ कश्मीर में भी काफी सारे कोल्ड स्टोरेज हैं, अभी नॉर्थ में भी काफी कोल्ड स्टोरेजेस खुले हैं। साउथ और नॉर्थ की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये दो इलाके हैं कश्मीर के जहां पे फ्रूट ग्रोइंग सबसे ज्यादा होती है। जी विशाल। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो मौसम का बदला मिजाज है, जो हेल स्टॉर्म है, और ये लगातार आपने दिखाया कि बारिशों का सिलसिला भी जारी है, तो ये किसान अब करेंगे क्या? और दूसरी तरफ ये कि हमने अक्सर ये सुना है कि जो सयाह आते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे जो मौसम है उसको काफी वो लुत्फ उठाते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है? तो बिल्कुल देखिए, अगर हम किसानों की बात कर ले पहले, तो किसान वाकिफ है इस मौसम से। ऐसा नहीं है कि पहली बार हेल स्टॉर्म आए हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब उनकी फसल या उनके फ्रूट्स जो है रेडी होते हैं और कुदरत का ऐसा कहर बरसता है, लाइक आई सेड, कि इसमें उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, अभी जितना भी डैमेज कल और आज हुआ, उड़ी में भी आपने देखा होगा कल की, या बारामूला की कुछ इलाके थे जहां पे हेल स्टॉर्म से काफी ज्यादा मेवा जो है वो तबाह हो गया था। अभी 30 तारीख के बाद जब मौसम सेटल होगा उसके बाद ही प्रॉपर जो डिटेल्स आएंगी कि किस तरीके के नुकसान थे और किस तरीके की भरपाई इन किसानों को भरनी पड़ेगी। जब आप टूरिस्ट की बात करते हैं, आपके दूसरे सवाल पे आ जाऊं, टूरिस्ट जो है जाहिर सी बात है वो ऐसे मौसम को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ पे, और लेकिन इस वक्त उनको थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। जैसा कि हमने आपसे कहा कि डल में तेज हवाएं चल रही है। हालांकि जो एसडीआरएफ है या यहाँ की रिवर पुलिस है, उन्होंने यहाँ पे सारे इंतजाम रखे होंगे। आपने देखा होगा कि कल की वो जो हेल स्टॉर्म के बाद डल में कुछ टूरिस्टों को परेशानी हुई थी। आज जो टूरिज्म सेक्रेटरी है आबिद रशीद, उन्होंने मेंशन किया था, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जल्द ही जल्द हम ये जो शिकाराज हैं इनमें अब लाइफ सेविंग बोट्स भी रखेंगे, और उस लाइफ सेविंग बोट से अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली जो यहाँ के लोकल्स हैं या वो बोट वाले हैं या वो जो उस बोट में सवार टूरिस्ट है वो लाइफ जैकेट पहन के अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया। और डल का नज़ारा इस वक्त भी बड़ा ही खूबसूरत है, हालांकि थोड़ी परेशानी बढ़ी हुई वहां लोगों की बारिश से, लेकिन डल की खूबसूरती अपनी जगह जो बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। और इस वक्त एक बड़ी खबर शिमला से आ रही है। खबर यह है कि सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, सुक्खू सरकार के खिलाफ, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है उसके खिलाफ डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एनपीए पर जंग का ऐलान कर दिया डॉक्टरों ने।
एनपीए बंद करने के विरोध में डॉक्टर्स उतर गए हैं। डॉक्टर जो है एनपीए को बंद करने का खुली तौर पर विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है एक मोर्चा खोल दिया है। 29 मई से रोज सुबह 11 बजे तक 10 डाउन स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया है। सरकार से तुरंत एनपीए बहाली की डॉक्टरों ने मांग रखी है। राजेंद्र हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजेंद्र, ये पूरा मामला क्या है और क्या सुक्खू सरकार को शायद पहली बार जो है सरकार में आने के बाद अभी ये इस तरह का किसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और क्या लग रहा है कि सरकार इस पर झुकेगी, डॉक्टरों की मांगे मान ली जाएंगी या सरकार का स्टैंड बरकरार रहेगा? बिल्कुल विशाल, बड़ा ये फैसला डॉक्टर्स ने अब ले लिया है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे या फिर कोई बड़ा फैसला लेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अभी कुछ देर पहले मीटिंग खत्म हुई है। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में कल से डॉक्टर ब्लैक बैज लगाकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे और फिर 29 तारीख से सुबह हम कह सकते हैं 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। इस दौरान केवल इमरजेंसी सर्विसेज जो होंगी वो सुचारू रहेगी, उनको अपनी स्ट्राइक से डॉक्टर्स ने बाहर रखा है। बाकी पेन डाउन स्ट्राइक का डॉक्टर की तरफ से निर्णय लिया गया है। बड़ा फैसला ये है प्रदेश सरकार के खिलाफ। हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के डॉक्टर अब लामबंद हो गए हैं। जिस प्रकार से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस प्रदेश सरकार की तरफ से बंद किया गया है और उसके बाद लगातार डॉक्टर की तरफ से, क्योंकि कैबिनेट में ये पहले निर्णय लिया गया था, उसके बाद डॉक्टर्स लगातार प्रेशर बनाने की सरकार के ऊपर कोशिश कर रहे थे कि इस निर्णय को अगर सरकार वापस लेती है, नोटिफिकेशन इसके ऊपर जारी नहीं करती है, तो जरूर डॉक्टर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुई उसके बाद फिर डॉक्टर्स की मीटिंग होना पूरे प्रदेश भर में शुरू हो गई और अब रेजिडेंट डॉक्टर्स की मीटिंग हुई, अब कुछ देर पहले अभी खत्म हुई है और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि कल से जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। ब्लैक बैज लगाकर डॉक्टर सेवाएं देंगे और उसके बाद फिर अगर सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है तो फिर 29 तारीख से पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स की तरफ से रहेगी और सुबह 11 बजे तक ये पेन डाउन स्ट्राइक रहेंगे। तो ऐसे में जो ओपीडी सेवाएं पूरे प्रदेश में है वो बुरी तरह से प्रभावित होने का आशंका बनी हुई है। अगर सरकार और डॉक्टर के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है तो फिर मरीजों को दिक्कत झेलनी पड़ेगी, और चाहे फिर मरीज अस्पताल में भर्ती हो या फिर ओपीडी में हो, क्योंकि सुबह हमने देखा ओपीडी में पूरे प्रदेश भर में लगातार लाइनें लगी होती हैं और अगर सुबह 11:30 बजे तक मरीजों को नहीं देखा जाता है, पेन डाउन स्ट्राइक रहती है, तो ऐसे में प्रेशर फिर और बढ़ जाता है। दिक्कत परेशानी प्रदेश भर के लोगों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेट एसोसिएशन की तरफ से ये कॉल की गई है। तो ऐसे में अब ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से कटौती जो डॉक्टर्स की सैलरी और वेजेस है उनके अंदर की जाए। पहले पूर्व की सरकार की तरफ से 20% कटौती की जाती है, 25% कटौती की जाती है और अब जब सुक्खू सरकार सत्ता में आती है तो फिर ये प्रैक्टिस अलाउंस बंद ही कर दिया जाता है। उनकी तरफ से साफ कहना है डॉक्टर्स की तरफ से कि क्योंकि डॉक्टर्स 24 घंटे सेवाएं देते हैं, कभी भी इमरजेंसी सर्विसेज पड़ जाती है, ऐसे में डॉक्टर की चाहे ड्यूटी ऑफ भी हो लेकिन फिर भी अगर उनको कॉल आता है तो उनको मरीज को अटेंड करने के लिए अस्पताल के लिए रवाना होना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, तो 24 आवर सर्विस रहती है, प्राइवेट प्रैक्टिस से भी मनाही होती है। इन सब की एवज में ये अलाउंस दिया जाता है। और अगर हम राजेंद्र, मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि अगर ये एनपीए बंद हो गया जैसा सरकार ने फैसला लिया है तो इससे कितना नुकसान होगा और किन डॉक्टरों को होगा? जो रेजिडेंट डॉक्टर को होगा या जो नॉन रेजिडेंट है उनको होगा? और ये राशि कितनी है अभी और जिसको लेकर डॉक्टरों को लगता है कि भाई ये तो हमारे लिए बड़ा नुकसान की बात है? 20,000 रुपए हम कह सकते हैं डायरेक्ट लॉस है। इसके अलावा क्योंकि ये जो एनपीए है ये डॉक्टर्स की बेसिक के साथ जोड़ा जाता है, जो अलाउंसेस डॉक्टर्स को और मिलते हैं, जो सामान्य एम्प्लॉय होता है उसको बेसिक के आधार पर डीए मिलता है, अदर अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का बेसिक प्लस एनपीए उसके ऊपर फिर एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो डीए की बात हो या अदर एक्स्ट्रा अलाउंसेस की बात हो, वो तमाम चीजें बेसिक प्लस
एनपीए के ऊपर मिलती हैं। तो ऐसे में 20,000 रुपए का डायरेक्ट लॉस है। उसके अलावा जो परसेंटेज के आधार पर अदर लॉसेज मिलते हैं डीसी की परसेंटेज के आधार पर, वो भी लॉस है। और इसकी चपेट में लगभग सभी डॉक्टर्स आएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर पिछले कल के बाद, हम कह सकते हैं आज जिन डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है या अब जिन डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई, वो तमाम लोग इसी दायरे में आएंगे। लेकिन जो पहले की कंटिन्यू सर्विस दे रहे हैं वो इस दायरे से बाहर है, क्योंकि नियम कल नोटिफिकेशन लागू हुई है। तो ऐसे में जो पहले डॉक्टर्स लग चुके हैं उनकी जो सैलरी और वेजेस हैं वो उसी प्रकार से चलेंगे, उनका एनपीए वैसे ही चलेगा। लेकिन अब जो डॉक्टर्स सर्विस ज्वाइन करेंगे उनको लेकर, हालांकि अब कोर्ट में एक मामला चला हुआ है डॉक्टर्स की लेकर, जो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सरकार नियुक्तियां करने जा रही थी, और हाईकोर्ट ने कहा भी है कि तुरंत डॉक्टर्स को नियुक्ति दी जाए। अभी तक सरकार की तरफ से नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसे में जब वो डॉक्टर्स भी ज्वाइन करेंगे जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो उनको भी एनपीए नहीं मिलेगा। दिक्कत कह सकते हैं कि अब जिन भी डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग होगी, हालांकि 5 कैटेगरी प्रदेश सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन में कही है, और इस 5 कैटेगरी में लगभग हम कह सकते हैं कि तमाम डॉक्टर्स आ जाते हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो एलोपैथी के डॉक्टर हो, या फिर वेटनरी डॉक्टर हो, या फिर आयुर्वेद आयुष विभाग के अंडर जो भी डॉक्टर्स आते हैं वो हो। तो ऐसे में लगभग तमाम डॉक्टर्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं। और अब जो भी डॉक्टर अब सर्विस करेंगे उनको अब एनपीए नहीं मिलेगा। तो 20,000 रुपए का नुकसान सीधा हो रहा है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, अदर अलाउंसेस मिलते हैं, उनका नुकसान भी है। तो ऐसे में फाइनेंशियल तौर पर हम देखें तो बड़ी नुकसान ये प्रदेश में डॉक्टर्स को है। और जब हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, खासकर प्रशिक्षु डॉक्टर से हम बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि एक जो अट्रैक्शन है इस प्रोफेशन के प्रति, जो डेडिकेशन है, उसको भी कम होने का आशंका रहती है। क्योंकि जब सैलरी जैसे कम होती जाएगी, जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं वो कम होते जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी। दरअसल अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो जब से न्यू पे स्केल आया है, रिवाइज पे स्केल हुआ है, तो उस दौरान डॉक्टर्स की सैलरी में वृद्धि हुई है। और ऐसे में डॉक्टर की सैलरी चीफ सेक्रेटरी की सैलरी के आसपास पहुंच जाती है। तो अब उसके बाद से लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे पूर्व की सरकार हो, अभी की सरकार हो, कि डॉक्टर्स की सैलरी में थोड़ी कटौती की जाए। और पूर्व की सरकार ने पहले इसी एनपीए में 20% की कटौती की, उसके बाद फिर इस कटौती को बढ़ाकर 25% कर दिया। और अब जब सुक्खू सरकार आई तो फिर इन्होंने इस जो एनपीए है उसको बंद ही कर दिया। तो ऐसे में रोष डॉक्टरों में है, और ये जो स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हुआ है, ये देखना है कि कहां तक थमता है। क्योंकि सरकार के रुख की अगर हम बात करें तो फिलहाल लग नहीं रहा कि सरकार अपने एक सवाल बस आखिरी आपसे करूंगा राजेंद्र, कि जितने भी डॉक्टर्स एनपीए उठा रहे थे अब तक, यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस, इसका मतलब तो सीधा ये होता है कि आप सरकारी डॉक्टर हैं, आप अस्पताल में ड्यूटी देते हैं और उसके लिए आपको सैलरी मिलती है, आप अस्पताल की ड्यूटी के अलावा बाहर कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके लिए सरकार एनपीए देती है, आपको अलावेंस देती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई ये तमाम डॉक्टर्स जो एनपीए अवेल कर रहे हैं, क्या वो बाहर प्रैक्टिस नहीं करते? अभी तक क्योंकि जो सरकार के नियम है उनमें अगर कोई डॉक्टर बाहर प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसको जॉब से सस्पेंड किया जा सकता है। अगर कोई शिकायत सरकार के पास आती है या कोई ऐसा मामला ध्यान में आता है तो फिर उनको सर्विस से बाहर करने के प्रावधान सरकार के पास है, नियमों में है। और अगर ऐसी शिकायत भी आती है तो एक्शन भी उनके ऊपर होते हैं। लेकिन अब क्योंकि इस मामले के ऊपर सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया है। उस इशू के ऊपर साइलेंट है कि क्या डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर पाएंगे या फिर क्या डॉक्टर्स को 24 आवर सर्विस के लिए बुलाया जाएगा क्या या नहीं बुलाया जाएगा। अब क्या इसके ऊपर अगला स्टैंड रहता है या फिर नियम वही रहते हैं कि डॉक्टर्स को 24 आवर सर्विस भी करनी होगी, जब जरूरत होगी अपने जॉब आवर्स के अलावा जब इमरजेंसी होगी तब डॉक्टर को बुलाया भी जाएगा और वो बाहर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा अलाउंस भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अभी तक की जो नोटिफिकेशन सरकार की आई है उसके अनुसार
अनुसार सिर्फ एनपीए के ऊपर सरकार ने कहा है, जो नोटिफिकेशन है इन दोनों कंडीशंस के ऊपर कुछ नहीं कहा है। तो अब ये समझा जा सकता है कि इन दोनों इश्यूज के ऊपर सरकार साइलेंट है, तो मतलब वो चीजें वैसी ही कैरी ऑन रहेंगी। जब जरूरत होगी अस्पताल में इमरजेंसी होगी, डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा उसके वर्किंग आवर के बाद भी, और बाहर भी प्रैक्टिस की कोई परमिशन सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। तो ऐसे में अभी तक वो नियम भी रहेगा, और जो एनपीए कटा है वो तो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर ही दी है। तो ऐसे में बड़ा मामला बहुत शुक्रिया राजेंद्र, बहुत विस्तार से आपने ये जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और अब देखना होगा कि ये जो रार है सरकार और डॉक्टरों के बीच, ये रार कब तक बनी रहती है। क्या सरकार जो है वो थोड़ा लचक दिखाती है, या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो लचक दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।